तो फाइनली आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन बातें जो आपको ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपको इस टाइम पे किस तरह के म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। प्लस सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाले हैं और एफआईआईज़ की जो सेलिंग है ये लगातार बनी हुई है और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो आखिर ये लोग लगातार जो सेल कर रहे हैं इसके ऊपर आज एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यकीनन यार ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको भी ऐसा लगेगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि भाई इस समय पे आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको किस तरह के फंड, किस तरह के स्कीम से आपको दूर रहना चाहिए, जिसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपने निवेश किया भी हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी ये वक्त है जहां पर आपको एवरेज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड। समझ रहे ना, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड जो होते हैं उसके बारे में मैं इससे पहले भी बराबर बता चुका हूँ आपको कि भाई ऐसा है कि इस तरह के फंड में नए निवेशक को तो नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको सेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, अगर आप अच्छी जानकारी रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो पुराने जो निवेशक हैं उनको निवेश कर सकते हैं, वो लोग निवेश कर सकते हैं। देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई सेक्टर रोटेशन बहुत जल्दी होता रहा है। कभी कभी जल्दी होता रहता है और कभी कभी सेक्टर के अंदर तेज़ी आती है तो कुछ दिनों तक ठहराव भी होता है। लंबे समय तक ये चलता है। लंबे समय तक चलने का मतलब ये है कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ये बहुत मैं बोल दिया हूँ। नहीं तो इतना लंबे समय तक ये कंटिन्यू किसी एक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा दिनों तक तेज़ी बनी हुई नहीं रहती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर आपको निवेश करने से बचना चाहिए। समझ रहे ना। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस्ड है लेकिन इन बातों के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मतलब सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर, तो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर रिस्क की बात की जाए तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर उसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि भाई सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड में मेरी सोच समझ के हिसाब से स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क होते हैं। उसके पीछे के मैंने रीज़न भी बताए थे, तो आप हमारे रिसेंट के प्लेलिस्ट वगैरह को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइम पे आपको अल्फ़ा टाइप के जो फंड होते हैं, अल्फ़ा, मोमेंटम, इस तरह के जो फंड होते हैं वहाँ पर भी निवेश करने से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए, अल्फ़ा और मोमेंटम को सबसे पहले आप बात को समझिए कि भाई अल्फ़ा और मोमेंटम फंड जो होते हैं ना, ये किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, कब वर्क करते हैं, तो ये मार्केट के रैली के टाइम पे ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। समझ रहे हैं ना। और जब मार्केट के अंदर तेज़ी बनी हुई हो, मार्केट के अंदर लगातार पॉजिटिविटी हो, तो उस समय पे इस तरह के जो फंड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से एक दो फंड और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने किसी स्पेशल चाइल्ड प्लान के अंदर या फिर रिटायरमेंट प्लान के अंदर निवेश करके रखा हुआ है तो वहाँ से आप एवरेज भी कर सकते हैं। ये समय ऐसा समय चल रहा है। इसी तरीके से फंड्स ऑफ फंड्स हो गया। देखिए, फंड्स ऑफ फंड्स में भी बहुत सारे लोग पैसे निवेश करते हैं और बहुत सारे लोग फॉरेन इक्विटी में भी, कुछ फॉरेन फंड्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे फंड्स जो अपने AUM के ज़्यादातर परसेंटेज हिस्से के पैसे वो फॉरेन में निवेश करते हैं, विदेशों में निवेश करते हैं, ऐसे भी फंड में निवेश करते हैं। तो जिन्होंने निवेश करके रखा हुआ है मुझे लगता है कि उनको एवरेज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और सबसे पहली बात, फॉरेन फंड की अगर मैं बात करूँ तो भाई मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक दो जगह है जहाँ पर आप फॉरेन के अंदर निवेश कर सकते हैं, विदेशों में निवेश कर सकते हैं, जैसे US हो गया और चाइना हो गया, जापान हो गया। ये 2-3 जगह की बात है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हो। उसके अलावा तो दूसरी जगहों की हमारे पास न्यूज़ तक के भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग निवेश करते हैं। तो खैर, उन चीज़ों पे अगर आपका निवेश है ऐसे स्कीम के अंदर तो उसे एवरेज कर देना चाहिए, या हो सके तो फ़ौरन वाले तो रिडीम भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक के भी आपको कहता हूँ। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब जो दूसरी बात आती है वो सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सोमवार को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। अगर आप चार्ट पैटर्न पे जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भाई वर्क नहीं कर रहा है, करना चाहिए, नहीं कर रहा है वर्क। तो फाइनली सोमवार के बारे में मैं अपनी तरफ से तो मुझे तो कुछ भी फाइनल नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। भरोसा बिल्कुल नहीं है मार्केट के ऊपर। अभी पिछले 3 दिनों में देखिए आप, पॉजिटिविटी रही मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट होने लगी। तो ये सारी बातें जो है कि आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल के मार्केट
सिचुएशन के हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको कह पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि FIIs लगातार जो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर कब वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लौट कर आ सकते हैं। देखिए, समीर अरोरा का मैं एक इंटरव्यू देखा था जिनमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी और मैं चाहता हूँ कि वही बात मैं आपको बताऊँ। मैं सीधे सीधे तौर पर नाम बोल दिया हूँ भाई, ये उन्होंने कहा था और ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर जो है इसको जान ले, समझ रहे हैं ना। सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया के अंदर देखें तो खुद इंडिया के अंदर कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना। इंडिया का जैसे Q2 वगैरह का रिजल्ट आया था, Q3 के भी रिजल्ट आएंगे तो वो भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद GST को लेकर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए जा रहे हैं, टैक्स वगैरह को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, टैक्स लिया जा रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए टैक्स के बदले में, जो चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा एक और भी बात आती है कि भाई इतने सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जिस देश के अंदर इतने सारे इश्यूज़ हो, वो वहाँ पर क्यों आएंगे, समझ रहे हैं ना। विदेशी निवेशक वहाँ पर निवेश क्यों करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा जो समीर अरोरा जी ने कहा था वो ये कहा था कि भाई यहाँ पर आप देखें तो इक्विटी में निवेश करने के लिए एक तो टैक्सेशन का मामला है कि टैक्स उनको लग जाता है, और दूसरी बात ये है कि डॉलर के मुकाबले में यहाँ पर रुपये के अंदर डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप सोच कर देखें कि अगर FIIs पहले उन्हें मतलब 75 रुपया अगर वो कमा लेते थे तो उनका $1 हो जाता था, आज उनको 85 रुपये कमाना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो एक तरह से डॉलर उनका जो बढ़ रहा है तो इंडिया में निवेश करने के हिसाब से ये उनके लिए नुकसान भी है। और दूसरी बात ये है कि भाई आज के डेट में उनको टैक्स भी लगता है, और हमारे को देखिए, हम रिटर्न्स आजकल मार्केट का देखते हैं ना, तो हमको लगता है 10 से 12% का रिटर्न्स निफ्टी 50 ने दिया है, लेकिन ये 10 से 12% हमारे लिए हैं, FIIs के लिए नहीं है। सोचिए, अगर US का इन्वेस्टर अगर यहाँ पर निवेश करते हैं तो ये 10 से 12% का रिटर्न कितना परसेंट हो जाता है, उसमें उनको टैक्स भी देना है। और दूसरी बात कि उनके भाई रुपए की जो डेप्रिसिएशन है वो भी उनको झेलना है, वो भी उनको बर्दाश्त करना है। कि अभी उनके पहले मान कर चलिए कि इंडियन सिर्फ 75 रुपये होते थे तो उनके $1 हो जाते थे, आज उनके 80 रुपये बन रहे हैं, फिर भी $1 नहीं हो रहे हैं, बल्कि 85 रुपये का रिटर्न्स उनको बनाना पड़ रहा है इंडियन रुपये। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, और यही बात कही थी समीर अरोरा जी ने, जो कि मुझे अच्छा लगा है। तो ये दोनों मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं, अभी नहीं आने का मूड माइंड है। हाँ, मार्केट में देखिए, ऑफकोर्स इंडियन मार्केट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर आएंगे, नहीं आने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सारे हालात जब तक ठीक ठाक न हो, कुछ लेवल पर ना आ जाए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि FIIs से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो मार्केट के अंदर आएंगे। आना जाना तो लगा रहेगा, मतलब आएंगे टिकेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। अभी जैसे कि आप देख लीजिए ना, सेलिंग कम हुई है लेकिन सेलिंग हो रही है, लगातार कम हुई है लेकिन हो रही है। बीच में ख़रीदारी भी होती है कभी कभार, लेकिन जितनी ज़्यादा ख़रीदारी होती है उससे कहीं ज़्यादा सेलिंग हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा मेरा मुद्दा हो जाता है। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो भी अपना पर्सनल फीडबैक हो, अपना ओपिनियन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हर कमेंट को रीड भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्द हो सके उसका मैं आंसर भी करूँ, तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ये काम कर पाता हूँ हिम्मत और हौसले के साथ।